यूज़ बहुत ही अच्छे से हो रहा है और कई स्कैफोल्डिंग कोलैप्स भी होते हैं जिससे कई लोगों की जान भी जाती है। तो अगर हम स्कैफोल्डिंग को अच्छे से समझें तो स्कैफोल्डिंग संबंधित एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। स्कैफोल्डिंग में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। AS/NJS 1576 ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड्स है। पार्ट 2 कपलर एंड एसेसरीज के लिए। BSEN स्टैंडर्ड है, ब्रिटिश सेफ्टी यूरोपियन नॉर्म, ये स्टैंडर्ड है। और आप देखेंगे यहाँ पे BSEN 12811 टेम्प्रोरी वर्क इक्विपमेंट के लिए है। टेम्प्रोरी वर्क इक्विपमेंट, ऑपरेशनल गाइडेंस फॉर द कम्प्रिहेंसिव गाइड टू गुड प्रैक्टिस फॉर ट्यूब एंड फिटिंग स्कैफोल्डिंग, डिज़ाइन एंड गाइड, परचेजिंग गाइड है। और इस तरह से आप देखेंगे PG3, PG1, PG2, PG6 है ना। और टेक्निकल गाइड है, ये परचेजिंग गाइड है और ये क्या है, टेक्निकल गाइड। तो इस तरह के स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं। आप चाहें तो और भी ज़्यादा डिटेल्स नॉलेज के लिए आप जो है इसे भी पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस ट्रेनिंग? इसका एम यही है कि ताकि मिनिमम टेक्निकल और सेफ्टी रिलेटेड रिक्वायरमेंट फॉर द टेम्प्रोरी एलिवेटेड वर्क एरिया और लेडर एंड स्कैफोल्ड के लिए इस्टेब्लिश किया जा सके, लोग जानकारी हो, जिससे कि टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट हो पाए साइट पे। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इसको एबल हो इरेक्ट करने के लिए, डिसमेंटल करने के लिए, अल्टरेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग। तो हम लोग इस पूरे वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं, इसका टेबल ऑफ कंटेंट आप देख सकते हैं। और इसका स्टैंडर्ड डिफरेंस जो है BSEN है, ब्रिटिश सेफ्टी यूरोपियन नॉर्म जो है 12811, IS कोड जो है इंडियन स्टैंडर्ड 3696 और टेक्निकल गाइड 2013। तो व्हाट इज स्कैफोल्ड? स्कैफोल्ड एक टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर है दैट सपोर्ट एन एसेस और वर्किंग प्लेटफॉर्म is required when working at height. It is also used to protect person working at height from falling, or falling from height is one of the most common causes of accident, death and serious injury in the construction industry. तो ये क्या है, टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर है जो कि एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। स्कैफोल्डिंग दैट इज एडिक्वेटली इरेक्टेड एंड मेंटेन्ड कैन प्रिवेंट मैनी सच एक्सीडेंट। रेफरेंस ये है BSEN 12811। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ स्कैफोल्ड? तो आप जानते हैं ट्रेडिशनल स्कैफोल्ड इन द UK सबसे पहले बना था, वे आर इरेक्टेड टू दिस स्टैंडर्ड BS 5973 टिल 2004। स्कैफोल्डिंग तो बहुत पहले से ही बनते आ रहा है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड्स वगैरह जो बने वो सबसे पहले ये था ब्रिटिश स्टैंडर्ड, और आफ्टर 2004 जो है BS 5973 को विड्रॉन कर लिया गया और रिप्लेस्ड बाय द यूरोपियन स्टैंडर्ड। जानते हैं UK भी जो है यूरोप में आता है, तो यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, एक महादेश है, और UK जो है उसका एक छोटा देश है। तो पूरे यूरोप में जो चलता है उसको यूरोपियन स्टैंडर्ड हम बोलते हैं। तो स्कैफोल्ड इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए टेक्निकल गाइडेंस बुक कॉल्ड द गुड प्रैक्टिस फॉर ट्यूब एंड फिटिंग। तो ये इस तरह से देख रहे हैं कि आप चेंजेज आने लगा। और उसके बाद जो है गुड प्रैक्टिसेस गाइड री-स्टार्ट मच ऑफ द यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम विड्रॉन BS 5973 डॉक्यूमेंट। तो समझते हैं सिस्टम्स ऑफ स्कैफोल्ड, क्या क्या इसमें लगते हैं, इसके तंत्र कैसे हैं, सिस्टम्स क्या है। तो ये सब जितने जो पार्ट देख रहे हैं ये सिस्टम ऑफ स्कैफोल्ड हैं। ट्यूब एंड फिटिंग है, वर्सेटाइल स्किल्ड मैन पावर इसके लिए रिक्वायर्ड होता है अगर ट्यूब फिटिंग करना हो। और एक होता है कॉम्प्लिकेटेड शेप कैन बी कंस्ट्रक्टेड, इससे ट्यूब एंड फिटिंग से हम कर सकते हैं, जैसे हैंगिंग स्कैफोल्ड हो गया। प्रोसेस प्लांट एंड रिफाइनरीज ऑफशोर प्लेटफॉर्म एंड इंस्टॉलेशन जो है ये ट्यूब एंड फिटिंग से बनता है। ये आप देख रहे हैं, इसको हम सिस्टम ऑफ स्कैफोल्ड का ये आप देख रहे हैं, ये रेडीमेड स्कैफोल्ड है जो कि ट्यूबुलर एंड सिस्टम स्कैफोल्ड है, और ये बहुत ही इजी टू इरेक्ट होता है, डिसमेंटल, लेस टाइम रिक्वायर्ड, इसमें कॉम्पिटेंट वर्कर नहीं भी रहेंगे तो उसको बना लेंगे। गुड फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, और हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स नॉट रिक्वायर्ड इसके लिए होता है, और स्ट्रिक्ट टू स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ द
कंपोनेंट, इसके सारे कंपोनेंट स्टैंडर्ड होते हैं, तो थोड़ा सा आप इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। अब है कैटेगरीज ऑफ स्कैफोल्डिंग। देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ स्कैफोल्डिंग, सपोर्टेड स्कैफोल्ड और सस्पेंडेड स्कैफोल्ड। अब आप देखेंगे ना उसके डिजाइन के अनुसार ना उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं ना, उसके अनुसार भी मैं देखा हूँ, उसको डिवाइड करते हैं। उसके जो अरेंजमेंट है, मतलब अगर सिंगल पोल का बनेगा तो पुटलॉग स्कैफोल्ड, ऐसे डबल का बनेगा तो टावर स्कैफोल्ड, ऐसे कर करके जो है ना 4 पोल का बनेगा टावर स्कैफोल्ड, ऐसे करके कई बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। लेकिन आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ स्कैफोल्ड, सपोर्टेड स्कैफोल्ड एंड सस्पेंडेड स्कैफोल्ड। इसके अलावा भी देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड। द मेन फ्यू आर, एक तो इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड जो बिना किसी सपोर्ट के खड़ा करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि ये कम से कम 2 स्टैंडर्ड पे चलेगा, सिंगल पे नहीं चलेगा, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। टावर स्कैफोल्ड जिसके 4 पोल हों, है ना। मोबाइल स्कैफोल्ड जिसमें व्हील लगे हों। बर्डकेज स्कैफोल्ड मतलब मल्टीपल पोस्ट हो, उसमें मल्टीपल स्टैंडर्ड से बना हो, तो बर्डकेज हो जाता है। पुटलॉग स्कैफोल्ड जैसे आप घर में देखते हैं ना, एक सिंगल जो है हम लोग पाइप लगा के और घरों की जो है प्लास्टर करते हैं, तो क्या है सिंगल स्टैंडर्ड रहता है, और एक जो पाइप है वो हम दीवार में घुसा देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड पुटलॉग स्कैफोल्ड। फैब्रिकेटेड फ्रेम स्कैफोल्ड होता है जो कि सब कुछ फैब्रिकेट किया हुआ रहता है, आप केवल उसको यूज़ करना है, मतलब उसका फिक्स है सब कुछ डिजाइन, जैसे मैंने आपको दिखाया इसके पहले। अंडर हैंग स्कैफोल्ड, स्प्ले स्कैफोल्ड, ब्रैकेट स्कैफोल्ड, लोडिंग बे, कैंटिलीवर स्कैफोल्ड मतलब ज़्यादा हम बढ़ा देते हैं पोर्शन, स्पेशल स्कैफोल्ड। तो दीज आर द मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड, बट दीज आर द फ्यू ऑफ देम। अब हम जानते हैं मटेरियल फेमिलराइजेशन कि इसमें क्या क्या लगते हैं। तो देखिए, जो भी कुछ लगेगा तो उसका एक स्टैंडर्ड के अनुसार ना उसका एक डायमेंशन होगा, उसकी एक लोड बियरिंग कैपेसिटी होगी, है ना। तो आइए देखते हैं। BS1139, BSEN 39/2001 दोनों इसके द्वारा कहता है कि आउटसाइड डायमीटर 48.3 mm होना चाहिए, किसका, तो ट्यूब्स का, जो भी स्कैफोल्ड में ट्यूब यूज़ होंगे और उस स्टैंडर्ड पे अगर बनते हैं तो। और नॉमिनल वाल थिकनेस, जो पाइप की जो थिकनेस होगी वो कम से कम 4 mm का होगा, और वेट जो है उसका 4.37 kg पर मीटर होगा, अगर पाउंड में बोले तो 2.9 पाउंड पर फीट। तो ये इसका स्टैंडर्ड है। ट्यूब इसी के अनुसार होना चाहिए, ज़्यादा मोटा भी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा उसका डेड वेट आ जाएगा, और अगर हम पतला यूज़ करें तो उसकी स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड यूज़ नहीं करें तो कपलर उसमें लगेगा भी नहीं, क्योंकि सब कुछ कपलर भी जो बनता है वो ट्यूब के अनुसार ही बनता है, तो सारी चीज़ स्टैंडर्ड हैं तो उसको यूज़ करने में आसानी होगी। तो स्कैफोल्डिंग ट्यूब जो है, ट्यूब शुड बी मैन्युफैक्चर एंड टेस्टेड इन अकॉर्डेंस विद द BS1139 और BSEN 39201 specification for the tube for using in the scaffold. Best practices only permit the following types of tube to be used. क्या है, the BSEN 39 type 4 with the diameter of 48.3 mm और thickness जो है 4 mm, galvanized steel tube और इक्विवेलेंट। गैल्वेनाइज क्यों होता है, ताकि उसमें जंग न लगे, रस्ट न लगे, तो ये अच्छा रहेगा। हाई टेंसाइल गैल्वेनाइज्ड स्टील ट्यूब विद डायमीटर 48.3 mm and thickness of 3.2 mm in accordance to BSEN 102/101। तो अगर हाई टेंसाइल हो तो इसकी थिकनेस हम 3.2 कर सकते हैं। तो ये मटेरियल की स्ट्रेंथ के अनुसार हो गया। तो जब भी परचेजिंग करना है तो जो परचेजिंग गाइड है उसको एक बार ज़रूर देखना है। तो स्कैफोल्डिंग जो स्कैफोल्ड ट्यूब होता है, द फॉलोइंग ट्यूब टाइप में नॉट बी यूज विदाउट डिज़ाइन। BSEN 39 टाइप 3 स्टील ट्यूब, एल्युमिनियम ट्यूब, अदर डायमेंशन मटेरियल और ग्रेड ब्लैक ट्यूब। अब स्कैफोल्डिंग ट्यूब इंस्पेक्शन, अगर हम बिना इंस्पेक्शन के अगर ट्यूब को यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो द एबिलिटी ऑफ ए स्कैफोल्ड टू कैरी आउट इट्स लोड इज लार्जली डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ एंड कंडीशन ऑफ द ट्यूब यूज इन द कंस्ट्रक्शन।
पूरा लोड ट्यूब के ही ऊपर होता है, तो इसका लोड कैपेसिटी होनी चाहिए। और कंसिक्वेंटली ट्यूब मस्ट बी इंस्पेक्टेड टू इंश्योर दे आर स्ट्रेट, फ्री फ्रॉम क्रैक, स्प्लिट्स, बैड डेंट, एक्सेसिव कोरोजन, ये सब नहीं होना चाहिए। कट, स्क्वायर, क्लीन टू ईच एंड। तो आप देख रहे हैं ये जो ट्यूब है यहाँ पे क्या क्या इशू है, तो ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। ये फ्लेम कट ट्यूब, कभी भी ट्यूब को फ्लेम कट नहीं करना चाहिए। फ्लेम कट बोलने का मतलब जैसे गैस कटर से हम लोग काटते हैं तो उसके जो कॉर्नर है ना बहुत ही नुकीले हो जाएंगे और अच्छे से नहीं कटेगा। तो कभी भी उसको ग्राइंडिंग जो कटिंग व्हील है उससे काटें, कोल्ड कट करें, जिससे वो एकदम शार्प अच्छे से, जैसे पाइप नया आता है ना वैसा हो। तो इस तरह का बेंड, स्प्लिट एंड, जैसे आप देख रहे फट गया यहाँ से, मशरूम हेड हो गया है, क्रॉस कट हो गया, ये सब नहीं होना है क्योंकि ये स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगा। जो बोर्ड लगता है, मोस्ट कॉमन बोर्ड स्पेसिफिकेशन BS2480, विड्थ इसका होता है 225 mm या 9 इंच, थिकनेस 38 mm या 1.5 इंच, और टिम्बर बोर्ड आर सप्लाइड इन 3 थिकनेस 38, 50 एंड 63 mm। मोस्टली 38 mm थिकनेस वाला यूज होता है और लेंथ 39 मीटर मैक्सिमम। स्कैफोल्ड बोर्ड जो है, अदर बोर्ड अवेलेबल, ओसा स्टैंडर्ड बोर्ड 225 mm विड्थ और 38 mm थिकनेस वाला, 9 इंच, इसी को इंच में बोले तो इतना। कंप्रेस लेमिनेटेड गुड क्वालिटी फैब्रिकेटेड एल्युमिनियम स्टील बोर्ड ज़्यादा यूज हो रहा है साइड के ऊपर, अभी पहले बोर्ड यूज होता था। तो इसका भी प्रॉब्लम ये है कि इस तरह का सिचुएशन उसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो बोर्ड ख़राब है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या इश्यूज़ हैं, ये आप देख रहे हैं। ऐसे बोर्ड होगा तो क्या आप उसके ऊपर जब लोड आएगा तो टूट जाएगा, तो ये हमें ध्यान देना है। स्कैफ फोल्डिंग में लगता है बेस प्लेट। बेस प्लेट जो है एक बेस प्लेट विद द स्पाइगोट फॉर द डिस्ट्रीब्यूटिंग द लोड फ्रॉम द स्टैंडर्ड रैकर और अदर लोड बियरिंग ट्यूब। मिनिमम डायमेंशन इसका 150 बाई 150 होना चाहिए और ये लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाते हैं। और इसका मेजरमेंट ये है, ये कम से कम एटलीस्ट 6 mm थिकनेस का होना चाहिए और द सैंक मस्ट बी एटलीस्ट 50 mm हाई। ये जो है सैंक ये 50 mm हाई होनी चाहिए। अब ये गिन व्हील है और गिन व्हील का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हम लोग मटेरियल्स को उठा पाएँ स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म पे। तो ये एक सस्पेंशन पॉइंट ऑफ द गिन व्हील ऑन द सपोर्टिंग ट्यूब शुड नॉट बी मोर देन 750 mm बियॉन्ड इट्स आउटर सपोर्ट पॉइंट। ये ज़्यादा भी नहीं निकला होना चाहिए। आप देख रहे हैं ये 750 से ज़्यादा नहीं होगा, नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा उसके ऊपर लोड आएगा। तो ये है गिन व्हील। तो इसका सेफ वर्किंग लोड मार्क्ड ऑन द फ्रेम 250 kg और मैक्सिमम 50 kg रिकमेंडेड लोड इससे हम उठा सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं उठाना है। और 18 mm डायमीटर मनीला या पोलिस्टर रोप का यूज़ इसमें होता है, और ताकि कोई भी स्कैफोल्डिंग फिटिंग्स को हम लोग ऊपर और नीचे होस्टिंग और लोअरिंग कर सकें। और ये यूज इन द टॉल स्कैफोल्ड, जहाँ पे ऊंचे ऊंचे हैं वहाँ पे पाइप कैसे ले जाएंगे, कोई मटेरियल या फिटिंग कैसे ले जाएंगे, तो ये गिन व्हील का हम यूज़ करते हैं वहाँ पे। जैसा आप देख पा रहे हैं ये है कास्टर व्हील, और कास्टर व्हील जो है फिटेड विद द ब्रेकिंग डिवाइस विच शुड ऑलवेज बी लॉक्ड अनलेस यू आर मूविंग द टावर। ये मोबाइल टावर में यूज होता है और इसमें ब्रेक होना चाहिए ताकि जब भी हमें टावर को खड़ा करना हो तो हम इसको ब्रेक को अप्लाई कर दें। और कास्टर कम्स इन वेरियस साइज एंड लोड कैपेबिलिटीज, और टू इरेक्ट मोबाइल स्कैफोल्ड टू बी मेड ऑन हार्ड लेवल ग्राउंड पे ही यूज करना चाहिए, जहाँ हार्ड है, पेविंग वगैरह है वहाँ पे। ये है कपलर्स एंड फिटिंग्स देखते हैं। तो कपलर्स और फिटिंग को बारे में समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कपलर है और ये भी कपलर है। ये राइट एंगल कपलर है जो कि 90 डिग्री पे ही हम पाइप को जब ज्वाइन करना होता है तो यूज़ करते हैं। और ए लोड बियरिंग फिटिंग फॉर द कनेक्टिंग टू ट्यूब्स एट द राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, और यूज़ टू फिक्स स्टैंडर्ड एंड लेजर को फिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूज़ टू फिक्स स्टैंडर्ड एंड ट्रांसम ऑन अनबोर्डेड लिफ्ट एंड यूज़ टू फिक्स ब्रेसिंग इफ गिवन ऑन लेजर। इट इज़ रिकमेंडेड रेफर्ड टू एज ए डबल कपलर। इसको हम लोग डबल कपलर ही बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सिंगल कपलर, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं, ये है सेफ वर्किंग लोड।
सेफ वर्किंग लोड तो मालूम होना चाहिए, क्लास ए का 6.1 किलो न्यूटन का SWL होता है और क्लास बी का 9.1 किलो न्यूटन का होता है। ये कपलर एंड फिटिंग्स जो है ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं स्विवेल कपलर। ये चूँकि मूव होता है, मतलब 90 डिग्री पे इसको हम घुमा सकते हैं, सॉरी इसको किसी भी डिग्री में हम पाइप को ट्यूब को कपल कर सकते हैं, तो इसीलिए इसे बोलते हैं स्विवेल कपलर, और आम भाषा में इसको चालू क्लैंप भी लोग बोलते हैं। ए कपलर यूज फॉर कनेक्टिंग ट्यूब्स टुगेदर एट एनी एंगल, यूज टू फिक्स ब्रेसिंग को यूज लगाने में करते हैं। और लोड बियरिंग कपलर, इसका सेफ वर्किंग लोड इन इंडिया होता है फाइंड। देखो कपलर भी आप देखेंगे ना, ये सब लोड बियरिंग है और कुछ हो नॉन लोड बियरिंग, उसको भी हम लोग जानेंगे आगे में। तो सेफ वर्किंग लोड इन इंडिया इसका 5.3 किलो न्यूटन, और सेफ वर्किंग लोड अदर जो है 6.1 किलो न्यूटन। जैसे 6.1 किलो न्यूटन है ना, तो आप इसको 600 केजी बोल सकते हैं, क्योंकि किलो न्यूटन को जब आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करने से आ जाता है। तो इसका जो क्लास ए है वो 6.1 है, क्लास बी 9.1। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कपलर है जिसका नाम है सिंगल पुटलॉक कपलर, है ना। सिंगल कपलर, वो पहले वाले में कहता है डबल कपलर, इस तरह का डबल था तो इसलिए डबल, और ये सिंगल है तो सिंगल कपलर, या इसको पुटलॉक कपलर ही बोलते हैं। ये भी 2 ट्यूब्स को राइट एंगल में फिक्स करना हो, जोड़ना हो, तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं। और ये जो है नॉन लोड बियरिंग कंपोनेंट है। इट इज़ मेनली यूज फॉर फिक्सिंग ट्रांसम टू लेजर, और इसको हम लोग सिंगल कपलर कहते हैं। इसको हम लोग जनरली टो बोर्ड फिक्स करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और शुड नॉट बी यूज्ड अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन मतलब ये वाला हिस्सा हमेशा ऊपर रहेगा, ये वाला हिस्सा हमेशा ऊपर रहेगा, इसको हमेशा नीचे करके हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आप देखेंगे अगर नीचे करेंगे तो निकल जाएगा इधर से। तो हमेशा इसको, इसका जो है अपसाइड डाउन होना चाहिए। सेफ वर्किंग लोड जो है इसका 0.63 किलो न्यूटन, आप देख रहे हैं ना, बहुत कम है। जहाँ वो 6 था वहाँ पे ये 0.63 है, यानी कि 60 केजी। ये देख रहे हैं, ये जो कपलर है वो है स्लीव कपलर। इसमें जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, ये एक्सटर्नल स्लीव विच क्लैम्प 2 ट्यूब्स इन टू एंड टुगेदर आउटसाइड। जैसा आप देख रहे हैं 2 ट्यूब को इन टू एंड जोड़ता है, इसको हम लोग स्लीव कपलर बोलते हैं। और सेफ वर्किंग लोड इसका जो है 3.6 किलो न्यूटन और क्लास बी का 5.5 किलो न्यूटन होता है। ये भी एक तरह का जॉइंट पिन और स्पाइगोट है। ये भी जो यूज होता है 2 पाइप को कनेक्ट करने के लिए। तो ए कपलर ऑल्सो यूज टू कनेक्ट 2 ट्यूब्स टुगेदर इन टू एंड और कंसिस्ट ऑफ स्पाइगोट विच इज़ प्लेस्ड इनसाइड द ट्यूब ends and expanded to form a joint, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। हैज़ नो स्लिप रेसिस्टेंस, ये है रिवेल पिन, और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, ये विंडो वगैरह में जब टाई करना होता है तो इंसर्टेड इनटू द एंड ऑफ द ट्यूब एंड एडजस्ट टू सिक्योर स्कैफोल्डिंग इन ओपनिंग, खासकर विंडो वगैरह में। फॉर टाइज ऑफ 3.5 किलो न्यूटन मैक्सिमम पुल इस पर हम डाल सकते हैं। मतलब अगर ये टाई अच्छे से कर दिया तो 3.5 किलो न्यूटन का पुल ये सह सकता है। तो ये लाइट ड्यूटी टाई है। ये देख रहे हैं, ये भी एक कपलर है, गर्डर कपलर, गर्डर वगैरह में यूज़ करते हैं। और इसको बीम कपलर ही बोलते हैं। बी जैसे बीम में जैसे देख रहे हैं आप, इसको लगाया गया है। तो ये कपलर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग ट्यूब्स डायरेक्टली टू द फ्लैंजेस ऑफ स्टील बीम और ऑलवेज यूज इन पेयर। ये हमेशा पेयर में, मतलब अकेला यूज नहीं कर सकते हैं, ये और ये 2 एक साथ यूज़ करना है। आप देख रहे हैं ना, इस अपोजिट डायरेक्शन में इसका यूज़ किया गया। अकेला होगा तो ये निकल जाएगा, तो कभी भी ये डबल में ही यूज़ करना है। और ऑलवेज यूज इन पेयर एंड सी मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन फॉर द करेक्ट एंगल एंड लोडिंग। टिपिकली एग्जाम्पल्स आर ग्रेव लॉक एंड हेवी ड्यूटी डेड हेड कपलर्स हैं। ये आप देख रहे हैं टो बोर्ड जो क्लिप है, ये आप जानते ही ये टो बोर्ड लगाते हैं ताकि कोई मटेरियल प्लेटफॉर्म से ऊपर से फॉल ना हो पाए। तो ये क्लिप यूज फॉर अटैचिंग टो बोर्ड और टू ट्यूब, मोस्टली सिंगल कपलर इज यूज्ड। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है प्लेटफॉर्म बोर्ड क्लिप। ये बोर्ड को फिक्स करने के लिए 1 बोर्ड क्लिप होल्ड 2 बोर्ड। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेडर क्लैम्प। और ये लेडर को पकड़ने के लिए अच्छे से, ताकि लेडर स्लिप ना हो,
टॉपल ना हो उसके लिए यूज़ करते हैं। टू फिक्स लैडर टू स्कैफोल्ड ट्यूब, और रोप ऑल्सो कैन बी यूज इफ़ इट इज़ कोल्ड वर्क। कई जगह पर रस्सी का ही प्रयोग करते हैं जहाँ पे कोल्ड वर्क हो रहा है। जहाँ हॉट वर्क हो तो वहाँ तो यही यूज़ करना चाहिए, नहीं तो कभी भी रस्सी कट जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि जो स्कैफ होल्डर हैं या जब स्कैफ होल्डिंग को इरेक्ट करते हैं तो कौन कौन से टूल की आवश्यकता होती है। तो स्पैनर लगता है और टूल बेल्ट ऐसा लगता है जिसमें सारे टूल्स को अटैच करें। मेजरिंग टेप है, स्पिरिट लेवल है ताकि हम लोग ट्यूब के लेवल चेक कर पाएँ, वर्टिकल है कि नहीं, वो हॉरिजॉन्टल है कि नहीं। हैमर का यूज़ करते हैं ताकि हम लोग जो कपलक वगैरह है उसको टाइट कर पाएँ। ये स्पैनर है जिसमें टॉर्क वगैरह हम चेक कर पाते हैं, और ये भी एडजस्टेबल स्पैनर है, इसका भी यूज होता है ताकि। तो ये सब कुछ टूल हैं जो कि एक स्कैफ होल्डर को अपने पास रखना चाहिए। और मेजरिंग टेप है ताकि हम उसका लेंथ पता कर पाएँ ट्यूब वगैरह का। स्कैफ होल्डिंग टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। आप देख रहे हैं स्कैफ होल्डिंग जो स्कैफ होल्डिंग है वो कई तरह के फिटिंग से बना हुआ है, इसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं। तो किसका क्या नाम है थोड़ा हम लोग एक बार देखते हैं। जो सबसे नीचे है उसको बोलते हैं सील या सोल बोर्ड। सोल बोर्ड आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारा जूता होता है उसके सबसे नीचे का जो हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। तो ये स्कैफ होल्डिंग का सोल है ना, सबसे नीचे का हिस्सा सोल बोलते हैं। तो ये सोल बोर्ड हो गया। उसके जो जस्ट ऊपर होगा उसको बेस प्लेट बोलते हैं, और उसका डायमेंशन मैंने बताया। और सबसे पहला जो आप देखेंगे जो लिफ्ट है उसको हम लोग बेस लिफ्ट बोलते हैं या किकर लिफ्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले को किकर लिफ्ट बोलते हैं जो कि मिनिमम 6 इंच ऊपर से स्टार्ट होता है। और जो सबसे जो वर्टिकल पाइप है जो सीधा सीधा खड़ा है 90 डिग्री पे, वो स्टैंडर्ड है या उसको अपराइट भी बोलते हैं। और जो ये स्टैंडर्ड्स को जो लेंथ वाइज लगा हुआ है उसको हम लोग रनर या लेजर बोलते हैं। और जो इसकी चौड़ाई ज़्यादा ना हो इसके लिए जो पाइप लगता है चौड़ाई की तरफ से उसको हम लोग बियरर या ट्रांसम बोलते हैं। ये विड्थ को कंट्रोल करता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि लेज़र और स्टैंडर्ड्स को जो जोड़ रहा है इसको हम लोग फिक्स कपलर बोलते हैं। ये 90 डिग्री से ऐड है। स्विvel कपलर जो है जो ब्रेसिंग पाइप है उसको कनेक्ट करने के लिए यूज हो रहा है। ट्रांसवर्स ब्रेसिंग है, आप देख रहे हैं कि एक फेस के साइड से ब्रेसिंग लगा हुआ है और एक इधर विड्थ के साइड से लगा है। तो ये ट्रांसवर्स ब्रेसिंग है। फेस ब्रेसिंग भी होता है जो फेस के चौड़े साइड की तरफ से लगता है। लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग है ना, या उसी को फेस ब्रेसिंग भी बोलते हैं। लेडर क्लैंप है, यहाँ लेडर को अटैच करने के लिए। स्कैफोल्ड प्लैंक्स है, ये बोर्ड यहाँ पे लगता है जिससे एक प्लेटफॉर्म मिल पाए। फॉल्स अपराइट है, यहाँ पे देख रहे हैं फॉल्स अपराइट नीचे से नहीं आया है, ये यहीं से उठा ली है। इसका मेन मकसद यही है ताकि लेडर से हम जब अंदर जाएं तो हमें एक स्पेस दे पाए जाने के लिए, और ये हेल्प करता है यहाँ पे इसको बंद करने के लिए ताकि कोई आदमी अंदर न जाए। और ये मिड रेल लगा हुआ है और उसके ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर टॉप रेल लगा हुआ है। और उसके बाद देख रहे हैं टो बोर्ड ये लगा हुआ है, ये टो बोर्ड है। ये सबका एक डायमेंशन होता है। और ये जो अंदर जाने के बाद ये कोई एक्सीडेंटली गिरे नहीं यहाँ से, इसके लिए ड्रॉप बार लगाते हैं जिसको हम उठा के अंदर जाएंगे और इसको रखेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, तो इसको ड्रॉप बार बोलते हैं। तो इसकी जो हाइट है टॉप रेल की वो 0.95 मीटर से 1.15 मीटर तक होता है, 38 से 45 इंच तक का। और जो लेडर है वो 36 इंच मिनिमम निकला होना चाहिए, या 1 मीटर कह लीजिए। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से और देखें तो नीचे वाले को हम लोग बेस लिफ्ट या किकर लिफ्ट बोले थे, ये इसको हम लोग बेस प्लेट है। और सबसे नीचे वाले को सोल बोर्ड या सील बोलते हैं। इसको पोस्ट या स्टैंडर्ड बोलते हैं जो सीधा खड़ा हुआ है। और ये है हमारा बियरर या ट्रांसम जिसको हम बोलते हैं विड्थ कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं। बीच बीच में भी देखो पोस्ट के बीच में भी एक ट्रांसम दिया हुआ है, इसको इंटरमीडिएट ट्रांसम बोलते हैं ताकि विड्थ कंट्रोल हो और बीच में एक सपोर्ट मिले बोर्ड को। इसको हम रनर या लेजर बोलते हैं जो लेंथ वाइज आप देख रहे हैं लगा हुआ है। और दो पोस्ट के बीच की दूरी को हम लोग बे लेंथ बोलते हैं। कभी भी रनर और जो बियरर है वो आपको इनसाइड द पोस्ट होना चाहिए, स्टैंडर्ड के अंदर में होना चाहिए, बाहर में नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखिए
मैंने बताया था बे लेंथ, दो स्टैंडर्ड्स के बीच की दूरी है बे लेंथ, बट ये पूरे एरिया को हम लोग बे बोलते हैं, मतलब चारों स्टैंडर्ड के जो बीच है। और अगर कोई पूछे स्कैफ फोल्डिंग विड्थ क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसका विड्थ है। और लिफ्ट हाइट क्या होगी, तो दो जो लेजर के बीच की जो दूरी है वो क्या है हमारा लिफ्ट हाइट है। कई जगहों पे जब स्कैफ फोल्डिंग इरेक्शन करते हैं तो वहाँ स्लोप भी होता है। तो व्हेन स्लोप एक्सीड 1 वर्टिकल टू 10 हॉरिजॉन्टल, फाउंडेशन में नीड टू बी चेक टू इंश्योर स्कैफ फोल्डिंग स्टेबिलिटी। इफ द सर्फेस इज tarmac, every standard should have a sole board and base plate 1 मीटर अवे फ्रॉम द एक्सकेवेशन। गड्ढे से 1 मीटर दूरी से ही कोई स्कैफोल्डिंग बना सकते हैं। और 300 mm अवे फ्रॉम द स्लोप ऑफ द एक्सकेवेशन। अगर स्लोप भी किया हो तो कम से कम 300 mm तो रखना ही है। जैसा आप देख पा रहे हैं कंपोनेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। जो सोल बोर्ड होगा, जो टिम्बर सील्स हैं, वो एटलीस्ट 225 mm चौड़े और 38 mm थिक होनी चाहिए। और सेल एक्सटेंडर अंडर द एटलीस्ट 2 पोस्ट स्टैंडर्ड, इफ नॉट अप्लीकेबल सील्स अंडर इंडिविजुअल पोस्ट सेल बी एटलीस्ट 450 mm लॉन्ग। यानी कि आप देख रहे हैं 225 बाई 450 का होना चाहिए, नहीं तो कम से कम दो जो पोस्ट है उसके बीच में या स्टैंडर्ड के बीच में आना चाहिए, लंबा लंबा होना चाहिए। जो बेस प्लेट है उसका मैंने बता दिया था 150 बाई 150, थिकनेस 6 mm। और स्क्रू जो जैक है उसका 2/3 जो उसका थ्रेड पार्ट है से ज़्यादा नहीं एक्सटेंड करना चाहिए। बेस प्लेट का मेन एम होता है लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना, और इसका ये डायमेंशन है। बेस प्लेट पेवमेंट वगैरह हो वहाँ भी यूज़ करना चाहिए, फ्लोरिंग वगैरह पर भी, जैसा आप देख पा रहे हैं ये। और इसका जो थ्रेडेड पार्ट है वो 2/3 यानी कि लगभग अगर 100 थ्रेड है तो 66 थ्रेड से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जहाँ भी अप एंड डाउन है वहाँ पे हम लोग जैक का यूज़ कर रहे हैं ताकि हाइट एडजस्ट हो पाए। कई बार हम लोग इलेक्ट्रिक वायर के आसपास स्कैफोल्ड इरेक्ट करना पड़ता है, और ऐसे में क्या होगा अगर वहाँ पे किसी बिजली के खंभे के पास अगर ऐसा हम करते हैं तो वहाँ हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो इसके लिए दिया हुआ है अगर इंसुलेटेड हो 300 वोल्ट्स हो तो मिनिमम डिस्टेंस 1 मीटर मेंटेन करना है। 300 टू 50 किलो वोल्ट हो देन 3 मीटर, और मोर देन 50 किलो वोल्ट हो देन 3 मीटर, और 4 इंच फॉर एवरी 50 किलो वोल्ट। बट यही वायर अगर अनइंसुलेटेड हो और 300 टू 50 किलो वोल्ट हो तो 3 मीटर का जो डिस्टेंस है वो आपको लेस देन 50 किलो वोल्ट ही मेंटेन करना पड़ेगा, और मोर देन 50 किलो वोल्ट हमको ये मेंटेन करना पड़ेगा। ये है क्लियरेंस बिटवीन स्कैफोल्ड एंड पावर लाइन। तो किकर लिफ्ट, फुट लिफ्ट या लोअर रिबन क्या होता है? एन ऑप्शनल लिफ्ट इन द बेस ऑफ द स्कैफोल्ड टू गिव स्टेबिलिटी। इसका काम होता है स्टेबिलिटी देने का। द लिफ्ट इरेक्टेड नियर द ग्राउंड अप्रॉक्स 150 mm या 6 इंच फ्रॉम द, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। लिफ्ट द असेंबली ऑफ लेजर एंड ट्रांजम फॉर्मिंग ईच हॉरिजेंटल लेवल ऑफ स्कैफोल्ड। लिफ्ट हाइट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू लिफ्ट मेजर्ड सेंटर टू सेंटर। मैंने बताया था आपको पिक्चर में उधर। और मैक्सिमम 2 मीटर हाइट होगी लिफ्ट की। ये सब स्टैंडर्ड हैं। वर्टिकल ट्यूब कैरिंग द सेल्फ वेट एंड इम्पोज लोड टू द ग्राउंड। इसको क्या बोलते हैं इस पाइप को? लेजर। हॉरिजेंटल ट्यूब कैरिंग द लोड फॉर द बोर्डेड प्लेटफॉर्म। और जो इसके ऊपर रखा उसको ट्रांसम। ट्यूब फिक्स टू स्टैंडर्ड और लेजर टू कंट्रोल द विड्थ ऑफ द स्कैफोल्ड। और बीच बीच में जो है उसको हम लोग इंटरमीडिएट ट्रांसम बोलते हैं। स्ट्रक्चरल ट्रांसम, यहाँ देखिए कि ये ट्रांसम जो लगा है स्ट्रक्चरल ट्रांसम है। इंटरमीडिएट ट्रांसम बोलते हैं आर यूज टू कंट्रोल द विड्थ ऑफ द स्कैफोल्ड एंड सपोर्ट द बोर्ड। दीज आर द अटैच्ड फिक्स्ड यूजिंग सिंगल पुटलॉक कपलर। बट जो स्ट्रक्चरल ट्रांसम है आर यूज टू कंट्रोल द विड्थ ऑफ द स्कैफोल्ड एंड आर अटैच्ड विथ राइट एंगल कपलर। यहाँ देखिए जो इंटरमीडिएट है वो सिंगल पुटलॉक कपलर से जुड़ा होता है, जब स्ट्रक्चरल ट्रांसम है वो राइट एंगल कपलर से जुड़ा होता है। टू द स्टैंडर्ड्स विद इन 300 mm ऑफ द नोड पॉइंट। यहाँ देखो जो स्ट्रक्चरल ट्रांसम है नोड पॉइंट्स के अंदर 300 mm के अंदर ही होगा। नोड पॉइंट किसको बोलते हैं मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो पॉइंट है आप देखो ये वाला, ये नोड है। ये सब ट्यूब आके जुड़ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं नोड। तो इस नोड पॉइंट के 300
mm के अंदर ही ये जो है स्ट्रक्चरल ट्रांसम लगता है। अभी एक जो ये पाइप लगा ये है ट्रांसवर्स या लेजर ब्रेसिंग बोलते हैं, ट्रांसवर्स और लेजर ब्रेसेस है ये। और ट्रांसवर्स ब्रेसेस कैन बी कनेक्टेड टू स्टैंडर्ड्स एंड और लेजर यूजिंग द लोड bearing coupler. These occur at each end and alternate standard to the full height of the structure within 300 mm of the node point. ये देखो आप, इसका स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी बनी रहे और इसको लगाने का तरीका यही है कि ये नोड पॉइंट में ही लगेगा 300 mm के अंदर में ही। अभी आप देखो एक और ब्रेसेस लगा यहाँ पे, इसको स्वय या लॉन्गिट्यूडनल ब्रेस बोलते हैं। ये चूँकि लेंथ वाइज लग रहा है ना, लेंथ जिधर जिधर ज़्यादा लेंथ है उस साइड से लग रहा है, तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल ब्रेस बोलते हैं। और इसको फेस ब्रेस भी हम बोलते हैं। कैन बी कनेक्ट टू द स्टैंडर्ड्स यूजिंग द स्यूवेल एंड ऑकर एवरी फिफ्थ पोस्ट स्टैंडर्ड टू द फुल हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर विदिन 300 mm ऑफ द नोड पॉइंट। अभी आप देखिए प्लान ब्रेसेस, इसके प्लान में मतलब कि अब टॉप से देखें तो ऐसे भी लगता है, इस पाइप से इस पाइप तक, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लान ब्रेस। इट इज़ परमिसेबल टू रिमूव लेजर ब्रेसिंग टू अलाउ एक्सेस बिलो और थ्रू ए लिफ्ट। ऑन सच ओकेजन प्लान ब्रेसिंग विल बी रिक्वायर्ड टू इंश्योर लेटरल स्टेबिलिटी। कई बार हम ऐसे देंगे तो क्या होगा, इधर आना जाना मुश्किल होगा, तो हम लोग ऐसे भी देते हैं, प्लान ब्रेसेस भी लगाते हैं ताकि ये स्टेबिलिटी हो जाए बट आना जाना भी यहाँ पे दिक्कत न हो, और ये परमिशेबल है। प्लान ब्रेसिंग कैन बी कनेक्टेड टू लेजर और स्टैंडर्ड विथ लोड बेयरिंग कपलर। ब्रेसिंग, कोई भी स्कैफोल्ड तब तक स्टेबल नहीं हो सकता जब तक उसमें एक प्रॉपरली ब्रेस्ड न हो। तो ब्रेसिंग शुड रिमेन इन पोजिशन एट ऑल टाइम फॉर द स्टेबिलिटी। ब्रेसिंग टाइप्स आर एज बिलो। लेजर ब्रेसिंग मैंने बताया, यूजुअली एट एवरी अल्टरनेट पेयर ऑफ द स्टैंडर्ड एंड बोथ द एंड। जो स्वे एंड फेसेड ब्रेसिंग है एवरी फिफ्थ बे along all the face of the scaffold, और bracing should be connected at every lift to extend transom with right angle coupler or to standards with swivel coupler. Bracing should pass as close as possible to the laser to standard connection at each lift. ये बे लेंथ है, दो स्टैंडर्ड के बीच की दूरी बे लेंथ। द स्पेस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ टू एडजस्ट स्टैंडर्ड along the face of the scaffold. बे लेंथ डिसाइड द कैपेसिटी ऑफ द स्कैफोल्ड। जितनी लाइट ड्यूटी है बे लेंथ ज़्यादा होगा, जितना हैवी ड्यूटी बढ़ता जाएगा ये बे लेंथ उतना कम होता जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू स्टैंडर्ड मेजर्ड एट द शॉर्टेस्ट पॉइंट या बोर्ड विथ, इसी को हम लोग बोलते हैं स्कैफोल्ड विड्थ। किकर लिफ्ट आप जानते ही हैं, एन ऑप्शनल लिफ्ट इन द बेस ऑफ द स्कैफोल्ड टू गिव इट्स स्टेबिलिटी, और लिफ्ट इरेक्टेड नियर द ग्राउंड, उसको हम लोग नीचे में किकर लिफ्ट बोलते हैं। ये अप्रॉक्स 6 इंच या फिर 150 mm फ्रॉम द ग्राउंड होता है। हाइट क्या होता है, हाइट मेजर्ड फ्रॉम द फाउंडेशन टू टॉप असेंबली ऑफ द लेजर एंड ट्रांसम स्कैफोल्ड इरेक्टेड फॉर द लोड बियरिंग पर्पस एंड हायर देन द हाइट लिमिट शुड बी स्पेशली डिजाइंड बाय द स्ट्रक्चरल इंजीनियर। फॉर टॉलर स्कैफोल्ड द वेट itself कैन exceed the compressive stress tube and a specific design is required considering scaffolding material, weight calculation, wind load and load kept on scaffolds. Length, the length of the scaffold between the extreme standard sometime designed by the number of bay. तो पूरे को जितना उसका लंबा होगा वो पूरा उसका लेंथ बोलेंगे। नो स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन ऑन लेंथ, आप कितना ही बड़ा स्कैफोल्ड बना सकते हैं। लेडर आप देख ही पा रहे हैं, किकर लिफ्ट, स्टैंडर्ड, लेजर, ट्रांसम, लेजर ब्रेश, गार्ड रेल, टो बोर्ड, प्लेटफॉर्म। लिफ्ट हाइट इसको बोलते हैं, बे लेंथ बोलते हैं इसको। कॉमन स्ट्रक्चर्स, ये जो आप देख रहे हैं फ्री स्टैंडिंग टावर्स है, ये सब फ्री स्टैंडिंग है, किसी सपोर्ट नहीं लिया गया है। ए स्कैफोल्ड विच इज नॉट अटैच्ड टू एनी अदर स्ट्रक्चर एंड इज स्टेबल अगेंस्ट द ओवर टर्निंग ऑन इट्स ऑन अकाउंट, तो इसको हम लोग फ्री स्टैंडिंग टावर बोलते हैं। ये है मोबाइल and tower scaffold construction, tube and coupler mobile and tower scaffold that are one bay long and one bay width। देखिए इसका one bay long है, one bay width है। ये है मोबाइल एंड टावर स्कैफोल्ड। फ्री स्टैंडिंग टावर जो है
टाइप ऑफ टावर होता है इंटरनल टावर, एक्सटर्नल टावर, टाइट टावर, लिफ्ट शाफ्ट टावर। मैक्सिमम हाइट जो है इसका वो बेस डायमेंशन से हम क्लियर करेंगे, यानी कि जो मिनिमम विड्थ है वो 3.5। इंटरनल टावर वेयर देयर आर स्टैटिक नो विंड लोड, वहाँ पे हम 3.5:1 का रेशियो यूज़ करते हैं। और मोबाइल में मोबाइल 3.5:1 की रेशियो, यानी कि अगर उसका मिनिमम जो विड्थ है 1 है तो उसको 3.5 हाइट तक हम लोग ले जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। यानी कि रेशियो है ये हाइट टू उसका मिनिमम विड्थ। एक्सटर्नल टावर को 3:1 का रेशियो मेंटेन करना चाहिए, और मोबाइल भी एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं तो 3:1 का रेशियो मेंटेन करना चाहिए। टावर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ग्रेटर लोड और ग्रेटर डायमेंशन आर सब्जेक्टेड टू डिज़ाइन। टाइज टावर, ए टावर टाइड टू ए परमानेंट स्ट्रक्चर शुड बी erected in the same manner as tied independent scaffold. Tie tower may be 1 bay long, but 2 are preferred to provide sufficient length to accommodate ladder and landing platform. Industry guidance include previous from the seating debris netting. मोबाइल टावर जो है वो माउंटेड ऑन कास्टर व्हील के ऊपर होता है और मस्ट बी इरेक्टेड ऑन द फॉर्म एंड लेवल ग्राउंड। Caster must be equal load bearing capacity and fitted with the brake, or if the scaffold is being relocated within the vicinity, an interim inspect is not required. However, if any part of the structure is removed to facilitate the move, then re-inspection is recommended. मान लेते हैं कि अगर आप चेंज कर यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो मोबाइल टावर और उसको आप डिसमेंटल करके ले जा रहे हो तो वहाँ फिर से इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, बट अगर ऐसे नॉर्मली ले जा रहे हो तो इंस्पेक्शन नहीं चाहिए। ये कास्टर व्हील है, मैंने बता ही दिया था पहले ही, और ये कम से कम 5 इंच से ऊपर का ही रहना चाहिए व्हील इसका, बहुत छोटा व्हील नहीं होना चाहिए। और मीडियम ड्यूटी का है, लाइट ड्यूटी में तो 5 इंच, मीडियम ड्यूटी है तो 7 इंच से ज़्यादा का व्हील का डायमीटर होना चाहिए। मोबाइल स्कैफोल्ड जो टावर ऑपरेशन है वो ओनली मैनुअली पुशिंग और पुलिंग एट द बेस, फोर्स शैल नॉट बी अप्लाइड एट द हाइट ग्रेटर देन 1.5 मीटर। कोई भी मूविंग करना हो तो नो मैन इक्विपमेंट मटेरियल शैल बी ऑन द वर्किंग प्लेटफॉर्म और इल्सवेयर ऑन द स्कैफोल्ड व्हाइल इट इज़ इन मोशन। कास्टर व्हील जो है वो लॉक पोजिशन होना चाहिए ड्यूरिंग द एक्सेप्ट ड्यूरिंग द मोमेंट, और टेम्पोररी फाउंडेशन or tracks shall be properly set in place on soft or uneven ground to facilitate the movement of the mobile scaffold. The temporary foundation of tracks shall be level and properly secured होना चाहिए। इंडिपेंडेंट टाइड स्कैफोल्ड है, आप देख रहे हैं ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसमें 2 पोस्ट लगे हुए हैं, 2 स्टैंडर्ड लगे हुए हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये 2 रो ऑफ स्टैंडर्ड पैरेलल टू द बिल्डिंग और स्ट्रक्चर लगता है। लेजर जो है वो पैरेलल टू द बिल्डिंग कनेक्टेड विद द राइट एंगल कपलर करते हैं इसमें। और ट्रांजम जो है फिक्स विथ पुटलॉक कपलर मेंटेन द विड्थ ऑफ द स्कैफोल्ड, और स्ट्रक्चरल ट्रांजम रिड्यूस द लेटरल मोमेंट करता है। और द असेंबली मस्ट बी ब्रेस्ड विथ लेजर ब्रेसिंग यूजुअली एट एवरी अल्टरनेट पेयर ऑफ द स्टैंडर्ड एंड बोथ इंड्स। जैसे आप देख रहे हैं अल्टरनेट पेयर एक छोड़ के यहाँ पे ब्रेस किया गया है। एंड जो स्वे और फेसेट ब्रेसिंग है एवरी 5th बे अलोंग ऑल द फेस ऑफ द स्कैफोल्ड। लिफ्ट हाइट जो है 2 मीटर फॉर द वॉक थ्रू स्कैफोल्ड विद द हेड क्लियरेंस ऑफ 1.9 मीटर। इंडिपेंडेंट टाइड स्कैफोल्ड मैक्सिमम 2 वर्किंग प्लेटफॉर्म ओनली। द स्कैफोल्ड इज यूजुअली टाइड टू द बिल्डिंग और स्ट्रक्चर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एवरी 4 हॉरिजॉन्टल एंड 4 वर्टिकल। लिप टाई, थ्रू टाई, रिवेल टाई, बॉक्स टाई, ये है आप देखेंगे कपलर के ऊपर क्लास लिखा रहता है, जिसे आप देखिए EN74 का है, क्लास B है इसका। यहाँ देखिए बहुत सारे पाइप्स को जोड़ा गया, ट्यूब्स को जोड़ा गया है इन टू इन कपलर के द्वारा। कभी भी 2 पाइप को जो स्टैंडर्ड जोड़े गए हैं कभी भी सेम लिफ्ट में अल्टरनेट में नहीं होना है। जैसे आप ये देखिए यहाँ पे है तो एक यहाँ पे है, और ये बीच में नहीं होना चाहिए, जहाँ नोड पॉइंट है उसी के नज़दीक होना चाहिए। अगर 2 पाइप्स को स्प्लाइसिंग ऑफ ट्यूब करना हो तो हम ऐसे करते हैं, ये 2 ट्यूब है और उसकी स्प्लाइसिंग जो है ऐसे हुई है सीवल कपलर से, 4 नंबर लगेंगे इसमें। जो ओवरलैप ऑन स्कैफोल्ड बोर्ड, अगर बोर्ड को ओवरलैप करना हो तो बीच में एक इंटरमीडिएट ट्रांजम देना है जहाँ पे ओवरलैप हो, और उस ट्रांजम से 150 इधर 150 इधर, यानी कि
300 का ओवरलैप होना चाहिए। मैंने इसको बता दिया कैसे पोजीशन ऑफ द सिक्योर लेडर इन द स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म कैसे हम लोग करते हैं, आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में। प्लेटफॉर्म से 3 से 4 स्टेप जो है ऊपर निकला होना चाहिए। इसके जो नीचे हैं उसका जो फिट है वो लेवल पे सरफेस पे रेस्ट करना चाहिए। 1 मीटर इधर और 4 मीटर ऊपर हो तो ये एंगल 75 डिग्री का बन जाता है। यहाँ पे लेस्ड विद द रोप या लेडर क्लैम्प का यूज़ करना चाहिए। आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पे लेडर एक्सेस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस ओपनिंग जो है मिनिमम ऑफ 27 इंच एंड मैक्सिमम 30 इंच फॉर एक्सटर्नल लेडर, और फॉर इंटरनल लेडर मिनिमम 27 इंच का यूज़ करना चाहिए। इरेक्शन सीक्वेंस, अगर आपको लिफ्टिंग इरेक्शन करना है तो कैसे करना है, ये सब मटेरियल इस पोजीशन में रख देना है। वहाँ पे स्टैंडर्ड, बीच में ट्रांसम, लेज़र हमने रख दिया साइड में, और सबसे पहले हमें इस तरह से बेस प्लेट रखना है। ये लेजर्स हैं, ये है इरेक्शन सीक्वेंस, कैसे कैसे लगाना है। अब यहाँ पे इसका लेवल चेक करना है स्पिरिट लेवल से, फिर इसका लेवल चेक करना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखें आप ट्रांसम लग गया, फिर पोस्ट खड़ा हुआ, फिर इसका लेवल चेक किया गया, ये 90 डिग्री होना चाहिए। फिर जो हम सेकेंड लिफ्ट, फिर लेवल चेक किया हमने पहले। स्कैफोल्डर सेफ जोन, स्टैंडर्ड गार्ड रेल्स एंड हैंड रेल्स लगाने का, टॉप, मिड, टॉप, टो बोर्ड, इसकी डायमेंशन यहाँ पे दी हुई है। डबल फॉल अरेस्ट लैनयार्ड, व्हेन यूजिंग दिस मेथड द ऑपरेटिव मे बी रिक्वायर्ड टू यूटिलाइज प्रॉपरली एंकर डिवाइस दैट फिक्स टू द स्टैंडर्ड रेदर देन लेजर बिलो फुट लेवल। ये सब अटैचमेंट आता है ट्यूब में जो लगाते हैं। जॉर्डन क्लैम्प, by utilizing the double lanyard the scaffolder can guarantee 100% attachment. Scaffold safe zone is a position of work where suitable edge protection and platform exist. A scaffolder safe zone can be achieved using the several methods, including progressive work platform, system of work, use of powered access, and proprietary collective fall prevention system. जो सेफ जोन है फुली बोर्डेड करेक्टली सपोर्टेड प्लेटफॉर्म विदाउट गैप होना चाहिए, प्लेटफॉर्म में कोई गैप नहीं होना चाहिए। सिंगल मेन गार्ड रेल 42 इंच अबव द प्लेटफॉर्म वेयर देयर इज रिस्क ऑफ फॉल, और एम्प्लॉय शुड चूज द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर अचीविंग द सेफ जोन विच बेस्ट सूट द स्कैफोल्डिंग एप्लीकेशन। रिस्क ऑफ फॉल कैन नेवर बी एलिमिनेटेड रेजिंग एंड लोअरिंग वर्किंग प्लेटफॉर्म बोर्ड ड्यूरिंग द स्कैफोल्ड प्रोसेस। व्हेन पॉसिबल फीट शुड बी boarded out, removed from the below. Personal fall protection will still be required to be used at some point in the system of work unless every lift remain fully boarded. जैसा आप देख पा रहे हैं, minimum of single guardrail must be at least 42 inch above the platform. Guardrail are to be provided on all lift and be left in place when necessary to reach below the single guardrail. Scaffolders मस्ट बी क्लिप्ड ऑन, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हार्नेस का यूज़ किया जा रहा है। कई जगह पे आप देख रहे हैं कि पावर्ड एक्सेस का भी यूज़ किया जा सकता है, तो जहाँ भी रिक्वायरमेंट हो। टू क्रिएट ए स्कैफोल्डर सेफ जोन, व्हाट इज़ अवेलेबल टू क्रिएट ए स्कैफोल्डर सेफ जोन, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एडवांस गार्डरेल सिस्टम लगे हुए हैं। स्कैफोल्डर कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी, सो एवरी स्कैफोल्डर शुड बी कॉम्पिटेंट टू वर्क एट हाइट एंड रिसीव अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग on the system of work and equipment to be used to reduce the risk of fall from height. Employer should ensure the appropriate level of supervision are provided considering the nature of the work and the competence of the scaffolder. Equipment should be properly maintained and inspected as per manufacturer recommendation. Scaffolder should take positive steps to understand the hazard involved and requirement of the risk assessment, method statement, scaffold plan, or inform employer of any medical condition that may affect them working at height or not work at height if affected by the drug, alcohol, including the prescription medication, or utilize the technique and equipment provided to prevent the protect against the fall in accordance with the instruction and training received. Not temper or modify equipment provided, and check fall arrest equipment daily and report any damage or defects found. So I hope you will like this video, and if you are new to my channel,